हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर, आपका ये फोर्थ है साइंस की बुक का, नाइन्थ की साइंस की बुक का चैप्टर फोर्थ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया सी बेसिक नॉलेज के साथ। तो आपका ये है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं एटम से मिलकर मैटर बना है। अब मैटर आपने बेसिकली तीन तरह के पढ़े हैं जनरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बेस पर ही आपके ये मैटर जनरेट होते हैं। इसलिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या ऐसा स्ट्रक्चर इनका रहा होगा जिसकी वजह से ये सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस बने। तो देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या इसमें रिसर्च की और किन लोगों ने इसमें योगदान किया इसको समझने में। देखिए, जो आपके जॉन डाल्टन थे, तो जॉन डाल्टन अज्यूम दैट एटम इज इनडिविजिबल। तो जॉन डाल्टन ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आपका एटम है दैट इज इनडिविजिबल, यानी कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये अनडिवाइडेबल है। ठीक है। फिर 1886 में क्या होता है कि ई गोल्डस्टीन आते हैं। कौन आते हैं? ई गोल्डस्टीन आते हैं। ई गोल्डस्टीन आते हैं और ये कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि अगर गैस डिस्चार्ज में मैंने एक चीज़ देखी है। क्या देखा है? अगर गैस डिस्चार्ज आप करते हो ट्यूब में से, ठीक है, तो एक न्यू रेडिएशन का प्रेजेंस मुझे समझ में आया है। और वो न्यू रेडिएशन क्या है, उसमें को मैं कहता हूँ कैनाल रेज। क्या कहता हूँ? कैनाल रेज। इसने अगले बंदे से बताया अपने मित्र से कि देखो, ऐसा है कि जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब मैंने किया, तब हुआ क्या कि एक न्यू रेडिएशन की प्रेजेंस मुझे मिली। जब मुझे न्यू रेडिएशन की प्रेजेंस मिली, तो वो जो रेडिएशन थी ना, उसका नाम मैंने रखा है कैनाल रेज। क्या रखा है? कैनाल रेज। तो उसने कहा ठीक है, कैनाल रेज रखा है, अच्छी बात है। फिर क्या होता है कि दीज रे, अब वो कहता है कि अच्छा, ये रेज आपने देखी है तो अच्छी बात है, लेकिन ये रेज का नेचर क्या है बेसिकली। तो उन्होंने बताया, ई गोल्ड्स ने बताया कि ये जो रेज का नेचर है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की रेज हैं ये। इस तरह की रेडिएशंस निकलती हैं इस कैनाल रेज में से। तो ये कहते हैं कि बस इसी की मदद से मैंने ये पता लगा लिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल एक प्रोटॉन भी है इसके अंदर, एटम के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन भी है। यानी कि जो रेडिएशन हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द प्रोटॉन। ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज कैनाल रेज, तो आप बता दोगे ना कैनाल रेज क्या है। ये बताओगे आप कि पॉजिटिवली चार्ज क्या है, रेडिएशंस निकलती हैं। यदि आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब करते हो, तो उसमें एक न्यू रेडिएशन का फॉर्मेशन या प्रेजेंस आपको दिखती है, एंड दैट रेडिएशन इज अ पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, एंड दैट इज कैनाल रेज। ठीक है। और इसी से आपकी डिस्कवरी होती है प्रोटॉन की। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इन 1900 में क्या होता है, देखिए इसी के जस्ट 1866 में इन्होंने प्रोटॉन खोज लिया था। और 1900 में देखिए थॉमसन इसके बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि थॉमसन डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन विद अ नेगेटिव चार्ज। यानी कि थॉमसन सर क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को ढूंढ लेते हैं और उसका नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया और प्रोटॉन को डिस्कवर किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको डिफरेंस दिखेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, इसका जो मास होता है दैट इज नेग्लेजिबल, चार्ज इसका -1 रहेगा। डिस्कवर किसने किया? तो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। वहीं प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, इसका मास 1 यूनिट रहेगा। इसका देखिए नेग्लेजिबल था, चार्ज +1 रहेगा इस पर, और ई गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आई होप आपको याद भी रहेगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय द चैडविक एंड न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। यानी कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? तो इसको डिस्कवर किया चैडविक ने। ठीक है। और न्यूट्रॉन के पास क्या है? कोई चार्ज नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास -1 है, प्रोटॉन के पास +1 है, तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होगा। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो थॉमसन्स मॉडल था, जो आपने पढ़ा भी था, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था इसके बारे में। ये देखिए, मैंने बताया था ना आपका, एक जो आपका पडिंग क्रिसमस पडिंग केक होगा, ठीक है, या फिर आप वाटरमेलन का एग्जांपल देके आपको बताया था। तो वैसे ही है कि इन स्फेयर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि स्फेयर ऑफ प्रोटॉन में, यानी कि इस पूरे स्फेयर में प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कह रहा है यहाँ पे एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये देखिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में देख लीजिए क्या होता है। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल्स हैं ये सब। ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स
क्या हो रहे हैं अब ये मैं आपको बताता हूँ जब, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए कुछ रेज पास हो जा रही हैं डायरेक्ट, कुछ यहाँ से स्ट्राइक क्या डेविएट हो जा रही हैं, कुछ यहाँ से फॉल बैक हो जा रही हैं, वापस आ जा रही हैं। ठीक है, तो ये किस बेसिस पर हो रहा है ऐसा, और यहाँ पर देखिए बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, अब डायग्राम आपने समझ लिया, अब समझते हैं कि इस डायग्राम में शो क्या हो रहा है। देखिए अल्फा पार्टिकल्स यानी कि जो +2 चार्ज एंड इसके पास 4 मास होता है, कितना होता है, इसके पास +2 चार्ज होता है और 4 मास होता है। तो व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी जो सर्कुलर जो स्फेयर दिख रहा है ना, ये थिन गोल्ड फॉइल है। क्या है, थिन गोल्ड फॉइल है। तो कह रहा है कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, कह रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराते हैं थिन गोल्ड फॉइल पर, तो कुछ इस तरीके का आपको उसमें सीन समझ में आता है। क्या समझ में आता है, कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। कहते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द ऐसे थे जो सीधा पास कर गए, स्ट्रेट से सीधा पास कर गए गोल्ड फॉइल से। वेयर एज सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कह रहा है कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या हुआ कि कुछ एंगल के साथ यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, कुछ एंगल्स के साथ यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर गए। फिर कहता है वन आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स अपियर टू बी रिबाउंड। अब कह रहे हैं कि 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पर रिबाउंड हो गया, मतलब फॉल बैक कर गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें का ऑब्जर्वेशन हुआ आपको जब आपने थिन गोल्ड फॉइल में से अल्फा पार्टिकल्स को पास कराने की कोशिश की। यही आपका रदरफोर्ड मॉडल था। क्या था, रदरफोर्ड मॉडल था। अब देखिए होता क्या है, कंक्लूजन क्या मिलता है आपको इससे, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज अ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। कह रहा है कि जितने अल्फा पार्टिकल्स एटम में से गुजर गए थे, तो इसका मतलब ये होता है कि उस एटम के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस है जो उसको स्ट्राइक नहीं कर रही थी, जो इसको उसके रास्ते में नहीं आ रही थी, और सीधा जो है अल्फा पार्टिकल सीधा पास हो गया। तो इस फिनोमेना से ये इनको पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक, नेक्स्ट, very few particles were deflected from their path because positive charge of an atom occupies where very little space। कह रहा है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में उसने बहुत लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी थी। देखिए पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल भी था, और यहाँ पर भी मैंने दिखाया आपको पॉजिटिव न्यूक्लियस है, तो पॉजिटिव चार्ज ने बहुत जो है लिटिल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा था, इसलिए क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक, a very small fraction of alpha particle will rebound back, shows all the positive charge and the mass of gold atom is concentrated in a very small volume within an atom। कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि जो आपको अल्फा पार्टिकल जो एक बहुत ही 1 आउट ऑफ 12,000 जो अल्फा पार्टिकल रहा है, वो जो रिबाउंड कर गया, वो ऐसा इसलिए कर गया क्योंकि ऐसा लगता है कि एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा एक पॉजिटिव चार्ज होगा कोई। ठीक है, एक बहुत ही कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज लोकेशन होगी कोई, वहां पे क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज जैसी गई, क्योंकि देखिए अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर देगा। तो किसी कंसंट्रेटेड पोर्शन पर आपको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिला एटम पे, और वहीं से वो अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर गया। ठीक है, फिर क्या है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेटेड वाज 105 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एन एटम। कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस था जब कैलकुलेट किया गया, तो एटम से 105 गुना कम था। क्या था, 105 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एटम, क्योंकि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कंक्लूजन में, कि क्या क्या कंक्लूजन आपको रदरफोर्ड मॉडल से मिला। नाउ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए न्यूक्लियर मॉडल क्या है एटम का, तो सेंटर देखिए क्या होता है इसका, 1 सेकेंड। हाँ, तो सेंटर क्या है इसका, पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसे आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस बोलोगे। क्या बोलोगे, न्यूक्लियस। ऑल मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जितने भी मास होंगे सारे न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन में जो आपका एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, तो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट्स में अपने। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, यानी कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो ऑब्वियसली स्मॉल होगा क्योंकि एटम के अंदर वो रिसाइड कर रहा है। नाउ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। अब देखिए कुछ इसके ड्रॉबैक भी रहे, जैसे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज एन एक्सेलरेशन, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन मिलता है उसको, तो क्या होता है, इट रेडिएट्स एनर्जी, तो उसमें से एनर्जी निकलती है। क्या होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हो यानी उसकी स्पीड को बढ़ाते हो आप, तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, अगर आप उसको रिवॉल्व कराओगे तो वो अपनी एनर्जी को लूज भी कर सकता है, एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, और लास्ट में ऐसा हो सकता है कि क्या करे, वो न्यूक्लियस पे गिर जाए जाके।
तो ड्यू टू दिस एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो इस वजह से क्या होगा कि एटम क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और अगर ऐसा हुआ तो जो आपका मैटर जो बन रहा है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस बन रहे हैं जो, वो यही बन नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपके इलेक्ट्रॉन सारे फॉल आउट कर जाएंगे न्यूक्लियस में, तो फिर आपका मैटर का जनरेशन हो ही नहीं पाएगा, कोई स्ट्रक्चर ऑफ एटम बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, बट वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। लेकिन हमें पता है कि जो एटम्स हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, तभी आपको मैटर्स आपके सराउंडिंग्स में दिखते हैं। Now we will discuss about the Bohr's model of atom. So what are the postulates of Niels Bohr? Only a special orbits known as the discrete orbit of electron are allowed inside the atom. कह रहे हैं कि only special orbits are known as discrete orbits of electron, यानी कि आपको कुछ discrete orbit of electrons ही allowed होंगे inside the atom। ठीक है, While revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy। लेकिन जो जो discrete orbits हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन वो एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे। एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, और इन्हीं ऑर्बिट्स को आप एनर्जी लेवल्स बोलते हो। अभी ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी आपको, मैं आगे आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, फिर आपको वहाँ पे समझ में आएगा। अब ये देखिए आप, जैसे कि ऑर्बिट्स और द सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द KL-ML। देखिए यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड आपकी ऑर्बिट्स हैं या सेल हैं। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से हैं, N1 N2 सॉरी एन, ये आपके नंबर ऑफ सेल हैं, N1 N2 N3 M3 N4। ठीक है, ये है, ये न्यूक्लियस है आपका। तो देखिए क्या है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब कि हर एक ऑर्बिट पे आपके क्या होगा, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। जैसे कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बता सकते हो क्या? इसके बाद आपके 4 होंगे, फिर 6 होंगे, है ना। इस तरीके से जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अरेंज रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने में ऑर्बिट आपका कंप्लीट हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन्स है, वही आपका जो है एनर्जी लेवल बन जाता है, वही आपका सेल बन जाता है। और जब ऑर्बिट कंप्लीट है तो आपका एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा वो। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर न्यूट्रॉन्स? सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स सेल्स इज गिवन बाय द बोर एंड बरी रूल्स। ये जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दिया गया किसके द्वारा? बोर एंड बरी रूल्स। अब ये बोर एंड बरी रूल्स क्या हैं, इसको समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय 2n²। अगर किसी ऑर्बिट पर आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आप 2n² के फॉर्मूले से दे सकते हो। एंड n इज द सेल नंबर। अगर मान लो के बताना है आपको, तो क्या करोगे आप? 2n² का फॉर्मूला लगाओगे। जो आपकी के सेल है वो नंबर 1 सेल है, तो 2n की जगह क्या रखोगे? नंबर ऑफ सेल, ये रखोगे आप। ठीक है, नंबर, यानी कि 2n²। देखिए यहाँ पर 2 अंडर ब्रैकेट n²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n की जगह क्या रखिए? 1 रखिए। तो ये के सेल में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एंड अब ये एल सेल में आपको पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट यहाँ पे बनेगा। तो आप क्या करो, n की जगह 2 रखो, तो 2 2 4 इंटू 8, यहाँ पे यानी कि एल सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट कंप्लीट होगा यहाँ पर। एम सेल में क्या होगा? 2, और यहाँ पर n रख दोगे 3, तो 3 3 क्या हो जाएगा? 3² आपका मिल जाएगा 9, और 9 2 जा 18, 18 हो जाएगा 2 8 18। फिर यहाँ पर आप 4 रखोगे, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में कंप्लीटली फिट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। लेकिन ये चीज़ तो आपने समझ लिया कि चलिए ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एक ऑर्बिट पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही क्या हो सकते हैं? एग्जिबिट कर सकते हैं। यानी कि एक जो सेल है आपका, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इससे तो आप निकाल लोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब बेसिकली इसके सेल में जो है कितने अकोमोडेट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको काम आता है। ठीक है, बट बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आप अकोमोडेट कर सकते हो, तो दैट इज नंबर 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। और जब तक के सेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगी, तब तक आप एल सेल को कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब आपके छोटे भाई का पेट भरेगा तब आपके बड़े भाई उसके बाद पेट भरता है ना। जैसे घर में है, पहले मदर फादर जो है अपने बच्चों को खिलाते हैं, फिर उसके बाद मदर फादर कंज्यूम करते हैं फूड को, है ना। तो ऐसे ही जो है, जो आपका पहला सेल होगा उसे पहले आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपकी नेक्स्ट सेल कंप्लीट होगी। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्होंने नहीं देखा है सेशन। यहाँ पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं इफ़ यू मिस आउट ऑन यूट्यूब। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज प्रोफाइल है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।